सबसे पहले छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब की कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के 8 केसेस में जमानत हुई और उनकी रिहाई का हुक्म भी आया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नैरेटिव लेना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब का जो 9 मई से रिलेटेड केसेस थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। इमरान खान को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया गया और जो स्टेट का या फौज का बयानिया था वो खत्म हो गया आज। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई इमरान खान साहब के सारे केसेस खत्म हो गए? अगर आप देखें तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर भी इमरान खान साहब के खिलाफ 7 केसेस हैं और इनमें किसी केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत नहीं हुई, बल्कि एक FIR है जिसका नंबर है 25/92, यानी ऊपर 25 और उसके बाद अब्लीग 92। ये FIR का नंबर है। इस FIR में इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का केस भी है, यानी 302 का केस भी है इनके ऊपर, और ये केस भी 9 मई से रिलेटेड है। इसके अंदर बेसिकली एक कांस्टेबल थे टैक्सला के अंदर जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के साथ था और इसका नाम मुबशर था। ये शहीद हो गए थे 9 मई के सानहे के दौरान, और इसका केस जो था वो भी इमरान खान साहब के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अभी इमरान खान साहब के ऊपर सारे केस खत्म नहीं हुए। 7 केसेस तो सिर्फ रावलपिंडी के हैं, जिसके अंदर एक कत्ल का केस भी है, जिसकी ज़ाहिर अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई और आगे ये केस बढ़ गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में क्या बनेगा। और GHQ जो है ज़ाहिर उसके केसेस इस वक्त चल भी रहे हैं। तो इमरान खान साहब जमानत होने के बावजूद भी अभी तक 9 मई के केसेस से बरी जुम्मा नहीं हुई, बल्कि जो केसेस चल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि अनकरीब इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। और अगर ये सज़ा हो गई तो फिर इस जमानत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले शिबली फराज साहब की जमानत हुई थी, लेकिन जो मेन केस था उसके अंदर शिबली फराज साहब को सज़ा हुई और वो अपनी पोजीशन से भी गए और साथ साथ सेनेट की सीट से भी गए, और इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पनाह गज़ीन है। तो इमरान खान साहब को खास को फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि अब पार्टी ये कह सकती है कि अदलिया बेहतर होगी है 26वीं तरमीम के बावजूद। इसके अलावा कोई खास उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा के साहबजादे हैं शारेज़ खान, उनको कल उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और पार्टी और उसके साथ साथ जो ख़ानदान है वो कह रहा है कि उनको अगवा किया गया। 5 लोग आए थे जो राइफलें उन्होंने उठाई हुई थी, 2 उनके साथ डाले थे पुलिस के और एक काली गाड़ी थी, उसमें लोग आए, घर के अंदर दाखिल हुए और कमरे में जाके उन्होंने शारेज़ खान को गिरफ्तार किया, पकड़ा और वो गाड़ी में डाल के ले गए। बल्कि जो वालिद हैं इनके, जो शारेज़ खान साहब के, उन्होंने ये बीपर भी दिया, बल्कि एक टेलीविज़न चैनल को उन्होंने गुफ्तगू भी की उसके साथ। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो बेगम थी शारेज़ खान की, वो रोती हुई मेरे कमरे में आई, उन्होंने बताया कि 5 लोग उनको अगवा करके ले गए। तो उसके ऊपर पूरी पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि एहतजाज बनता है और मेरा ख्याल है अगर उसके खिलाफ कोई केस था तो बाकायदा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, और दिन के वक्त गिरफ्तार करना चाहिए था, जाना चाहिए था पुलिस को और उनको वारंट दिखा के गिरफ्तार किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब क्योंकि नया कानून बन चुका है और इस कानून के तहत जो सलामती के इदारे हैं या फौज है या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उनको अख्तियार मिल गया कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं और 90 दिन तक अपनी हिरासत में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो केस बना है ये इसी तरफ जाएगा। अभी अगर फ़र्ज़ करें कि उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए या वो कानून नहीं बना तो 2-4 दिन वो रहेंगे और उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो फिर उसके मुताबिक इनकी गिरफ्तारी डाल के इनके जो पेरेंट्स है या पार्टी है या फैमिली, उनको बता दिया जाएगा कि शारेज़ खान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और इस इल्ज़ाम में हमने उनको गिरफ्तार किया। 90 दिन तक आप इसकी ना जमानत करा सकते हैं ना आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून बन गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि शारेज़ खान साहब जो ये नया कानून बना है इसके पहले विक्टिम या पहले उसके मुलजिम होंगे और अनकरीब ये पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ये इसको डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। साथ साथ मरवत साहब के, शेर अफजल मरवत साहब का मैं देख रहा था कि वो किसी टेलीविजन चैनल में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हसन न्याजी जब जो कोर कमांडर हाउस के सामने खड़े होकर जिस वर्दी को लहरा रहे थे वो वर्दी बेसिकली शारेज़ खान साहब ने उनको पकड़ाई थी और हसन न्याजी के पास नहीं थी। आप देखें उनकी तकरीर तो अचानक उनके हाथ में यूनिफॉर्म आ जाती, तो ये यूनिफॉर्म बेसिकली शारेज़ खान की तरफ से दी गई थी और उससे पहले अलीमा खान साहबा ने को अफवाज पाकिस्तान के साथ समझौता किया हुआ था कि शारेज़ खान को गिरफ्तार नहीं करना, और इस दौरान शारेज़ खान जो है वो मुल्क से बाहर भी गए, बरतानिया भी गए। अब ये क्लेम कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, और उनका ये कहना है कि शारेज़ खान की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है क्योंकि उन्होंने सहूलत करी की थी 9 मई के इंसिडेंट्स के दरमियान और वो बाकायदा हसन न्याजी को फीड करते रहे हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म उनको ला के दी थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन हसन न्याजी साहब के जो वालिद हफीज़ न्याजी साहब हैं वो भी मैंने कई मरतबा देखा कि टेलीविजन शोज़ में कह रहे थे कि ये देखें अभी तक इसके हाथ में कोई यूनिफॉर्म नहीं, ये सिर्फ तकरीर कर रहा है, ये पीछे से कोई हाथ आया जिसने यूनिफॉर्म इसके हाथ में पकड़ा दी और इसने फिर लहरा दी। अब वो हाथ हफीज़ न्याजी साहब का ख्याल ये था कि कोई और लोग थे जिन्होंने हसन न्याजी के हाथ में ये यूनिफॉर्म पकड़ाई थी, लेकिन अब अगर ये साबित हो जाता है कि कोई शारेज़ खान थे जिन्होंने यूनिफॉर्म दी थी तो अब हसन न्याजी साहब जो हैं उनकी सज़ा तो कम हो जाएगी और हो सकता है उनकी रिहाई भी हो जाए, लेकिन शारेज़ खान पे गिरफ्तार हो जाएंगे। बहरहाल एक बदकिस्मत सा इंसिडेंट है, एक बदकिस्मती के चक्कर में पूरा ख़ानदान फंसा हुआ है और रोज़ इनके लिए बुरी खबरें आती हैं। मेरी दुआ ही है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर को रहम करे, करम करे ताकि ये मामला से बाहर निकल सके। जो सुहेल वड़ाई साहब का इशू है वो गंभीर होता जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं उस तकरीब में मौजूद था जहाँ पे DG ISPR ने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर 800 साढ़े 800 लोग थे
और वहीं पे सुहेल वड़ाई साहब ने तस्वीर खिंचवाई और कोई बात इमरान खान साहब से रिलेटेड नहीं हुई और बिला वजह इस चीज़ को पेश किया गया और इनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इतना सीनियर सहाफ़ी वो इस टाइप की हरकत करेगा और उन्होंने कुछ ज़ाती मफाद के लिए ये डीजी साहब ने कहा था। वहीं पे एक खातून रिपोर्टर थी, उन्होंने सवाल किया क्या इस अब जियो या जंग अखबार के खिलाफ को कार्रवाई की जाएगी, तो इसके ऊपर डीजी साहब ने कहा था कि नहीं, कार्रवाई हम क्यों करेंगे, ये इन लोगों को खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो इस सवाल को बेसिकली उन्होंने इग्नोर कर दिया था, जो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है। लेकिन अब इसकी टिक्कर चली कुछ टेलीविजन चैनल्स पे ARY के ऊपर चले कि देखिए जी अब जियो के खिलाफ और जंग के खिलाफ को कार्रवाई होने लगी है। तो लेकिन कार्रवाई का अंदिया डीजी साहब ने वहाँ पे नहीं दिया था, लेकिन ये खातून ने सवाल डेफिनेटली वहाँ पे किया था, जो मेरे सामने ये सवाल हुआ था। इसके बाद जो सरदार ज़हूर इकबाल एक हैं, और सरदार ज़हूर इकबाल साहब बेसिकली फ्रांस के रहने वाले हैं, और ब्रसल्स के अंदर जो तकरीब हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल ने खिताब किया था, ये उसके होस्ट भी थे, यानी 2-3 लोग थे जो इसके होस्ट थे, उसके अंदर ये भी थे, और ये सुहेल वड़ाई साहब के दोस्त भी हैं, और इन्हीं की इनविटेशन पे शायद सुहेल वड़ाई साहब ब्रसल्स गए थे। और इन्होंने उससे पहले अफसार आलम साहब के शो में कहा था कि हाँ जी बिल्कुल, जो लिखा है सुहेल वड़ाई साहब ने वो दुरुस्त लिखा है। सुहेल वड़ाई साहब खाने की टेबल पे भी थे, और खाने की टेबल में वो फील्ड मार्शल की बाईं साइड पे बैठे हुए थे, दाईं साइड पे मैं था, फिर मोहसिन नकवी थे, फिर मेरी फैमिली थी, और वो जो टेबल था उसके ऊपर सिर्फ मेरी फैमिली थी, और वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब बात करते रहे उनके साथ। लेकिन उसके बाद फिर उनकी अपनी एक वीडियो आई, और उस वीडियो में उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। उन्होंने कहा 2 घंटे तो दूर की बात है, 5 मिनट भी उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल के साथ नहीं हुई, और जो खाने की टेबल थी उसके ऊपर भी 20 लोग बैठे हुए थे, सुहेल वड़ाई साहब सिर्फ अकेले नहीं थे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने की है वो गलत की है, और जो उन्होंने कॉलम लिखा है वो गलत है और ज़्यादती है। तो अब जो ज़हूर इकबाल साहब हैं, सरदार ज़हूर इकबाल साहब, उनके 2 वर्जन आ गए हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन सा वर्जन दुरुस्त है। ऐसा लगता है कि एक वर्जन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले का है, और दूसरा वर्जन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद का वर्जन है। अब ज़हूर साहब खुद ही बता सकते हैं कि जो अफसार आलम साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो भी ज़हूर इकबाल साहब हैं या फिर कोई उनका मुवक्किल है। और यहाँ पे इस साइड पे जो वीडियो बना के जिसने रिलीज़ की है वो शायद असली है या गलत है। अब ये मेरा ख्याल है कि ज़हूर इकबाल साहब भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्रेडिट लेने वाली नहीं है। मैंने इससे पहले एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि एक तो तरदीद आ रही है फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हर्ट हुई हैं अदारे बहुत ज़्यादा कि ऐसा सुहेल वड़ाई साहब को नहीं करना चाहिए था। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो मेज़बान है उनकी तरफ से भी तरदीद आ जाएगी। अब देख लें, वैसे अल्लाह ताला का खास करम कि अंदाज़ा हो गया और उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ज़हूर इकबाल साहब का भी आ गया तरदीद, और उसके साथ साथ एक शहज़ादा उस्मान साहब हैं, वो भी किसी शो में बात कर रहे थे। उन्होंने खाने की मेज़ पर मैं भी बैठा हुआ था, और खाने की मेज़ के फ़ौरन बाद सब खड़े हुए, और फिर मैंने जो सरदार ज़हूर हैं उनकी फैमिली को कहा कि मेरी तस्वीर बनाएं। पहले मेरी तस्वीर बनी, तो 2 घंटे तो बड़ी दूर की बात, 1 सेकंड भी जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उनकी फील्ड मार्शल से बात नहीं हुई। इसके साथ साथ एक तस्वीर वायरल है, बल्कि 2 तस्वीरें वायरल हैं, जिसके अंदर एक पूरी तस्वीर है जिसमें और लोग भी खड़े हैं फील्ड मार्शल के साथ, और उसके बाद दूसरी तस्वीर है जिसके अंदर सुहेल वड़ाई साहब और फील्ड मार्शल अकेले हैं। तो नीचे ये लिखा गया है, थोड़ी सी तफसील लिखी गई है कि ये बेसिकली एक ग्रुप फोटो थी, उसमें से सुहेल वड़ाई साहब ने तस्वीर काट के सिर्फ ऐसी लगाई और ऐसा साबित किया कि सिर्फ जैसे वो और फील्ड मार्शल दोनों खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। तो जबकि ये एक ग्रुप फोटो थी जिसमें से जानबूझ के तस्वीर को दरमियान से काट के पेश किया गया। तो ये भी एक चीज़ चल रही। अब इस सारे मामले के अंदर सुहेल वड़ाई साहब का जो वर्जन है वो मिसिंग है। मेरी कल उनसे बात हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खुद अपना वर्जन दे, तो ज़्यादा बेहतर है कॉलम में लिखते हैं या फिर अपना ट्वीट कर दें या फिर अपनी वीडियो बना के वो अपलोड कर दें, तो उससे ये सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब जो चीज़ स्टैब्लिश हो रही है वो ये हो रही है कि सुहेल वड़ाई साहब की कोई वन-ओ-वन मुलाकात नहीं हुई, तकरीब के अंदर उनकी मुलाकात हुई। जैसे सब लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई उसमें से सुहेल वड़ाई साहब ने भी खिंचवा ली, और जो बातें सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम में लिखी हैं वो बेसिकली उस तकरीब के अंदर हुई थी, और उनके बारे में भी सबका ख्याल था कि सुहेल वड़ाई साहब नहीं लिखेंगे। बहरहाल सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस किस्से का बनता क्या है। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा ये कहता हूँ, सुहेल वड़ाई साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ, और अगर कोई दिल आज़ारी उनकी हुई हो मेरे अल्फाज से तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ उनसे। और एक जर्नलिस्ट का हक होता है कि वो किस तरह चीज़ों को पेश करता है। अब मेरा ख्याल ये है कि सुहेल वड़ाई साहब को खुद इस चीज़ की वजाहत कर देनी चाहिए। अब हम आते हैं चाइना और पाकिस्तान की तरफ। आज वज़ीर ख़ारजा चाइना के पाकिस्तान के अंदर थी, वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसहाक डार साहब के साथ। वहाँ पर सिर्फ 2 सवाल लिए गए। एक सवाल PTV की एक रिपोर्टर निमरा सुहेल हैं, उन्होंने डार साहब से पूछा था कि ये जो नए ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं या जो नए हालात सब कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हो रही हैं, उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको किस नज़र से आप देखते हैं। तो उस पर इसहाक डार साहब ने कहा था कि ताल्लुकात रीजनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे तब्दीलियाँ हो, हमारे ताल्लुकात जो चाइना के साथ हैं वो मुस्तकिल हैं और बड़े गहरे हैं। साथ उन्होंने कहा जी कि कोई भी ताल्लुकात हो हम पाकिस्तान का मफाद देखेंगे, अगर पाकिस्तान का मफाद हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर मफाद नहीं होगा तो हम तावन नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है वो शायद अमेरिका के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम इसमें नहीं लिया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान चीन दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
फिर उसके बाद शिन्वा एक एजेंसी है चाइना की, और उसके एक रिपोर्टर ने सवाल किया। उसने जब सवाल किया तो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार साहब की जो बात थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। बल्कि रिपोर्टर का जो सवाल था वो भी मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। रिपोर्टर ने ये पूछा कि साउथ एशिया में चीन की खारजा पॉलिसी है क्या बेसिकली, क्योंकि सबसे पहले आप इंडिया गए थे, उसके बाद आप अफगानिस्तान गए, फिर आप पाकिस्तान आए। तो इसका जवाब चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने यह दिया कि मैं इसहाक डार साहब की बात वो आगे बढ़ाऊंगा कि जो तब्दीलियाँ रीजन के अंदर हो रही हैं, हमें उन तब्दीलियों का ना कोई उससे हमें कोई फ़ायदा होगा, ना हमें उससे नुकसान होगा, ना हम उससे मुतासर होंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों के ताल्लुकात जो हैं, इनके दरमियान इन तब्दीलियों का कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, शायद उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक भी हो जाते हैं या ज़्यादा अच्छे भी हो जाते हैं, तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है हमारे लिए, चाइना के लिए सबसे अहम जो है हम इस्लामाबाद को समझते हैं। हम अगर इंडिया भी जाते हैं या अफगानिस्तान में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम जो स्टॉप ओवर है वो पाकिस्तान या इस्लामाबाद को हम समझते हैं। साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप किसी चीज़ पे भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा इत्तेहाद है, पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, ये हमारा इत्तेहादी है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा जी 21वीं सदी जो साउथ एशिया की सदी है, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत तरक्की होगी, और ये तरक्की आने वाले दिनों में यहाँ एशिया के जितने ममालिक हैं उन सब तक पहुँचेगी।